गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है मई 16 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और फिर से आज आपके लिए कुछ टॉपिक्स यहाँ पे लेके आया हूँ। कौन कौन से टॉपिक रहेंगे थोड़ा सा देखने वाले हैं। पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा यहाँ पे गगनयान के बारे में। वैसे तो इसके बारे में हम लोग पहले बहुत बार बात कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको मैं यहाँ पे दूंगा। ज़्यादा डिटेल में इसके हम लोग नहीं जाएंगे। जुडिशियल रिव्यू को लेके हमारे होम मिनिस्टर ने भी कुछ कहा है कि जो कानून हमारे देश में बनाए जाते हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लैंग्वेज में बनाए जाते हैं, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट कई बार जो है उस डिफिकल्ट लैंग्वेज का यूज़ करके उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता है। इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है एंड ऑल दैट। उसके अलावा अमृत भारत स्टेशन स्कीम क्या है, कौन इसको इम्प्लीमेंट करेगा और क्या क्या इसके अंदर चेंजेस किए जाएंगे, वो थोड़ा हम लोग देखेंगे। आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को लेकर छोटा सा एक टेक्स्ट सेक्शन आज दिया हुआ है। उसके अलावा जो सेक्सुअल हरासमेंट होती है वर्क प्लेस पे, उसको लेके भी एक डिटेल में एक टेक्स्ट दिया हुआ है। ये टॉपिक हम लोग ने लास्ट वीक भी किया था, तो ये थोड़ा सा रिवीजन ही यहाँ पे रहने वाला है। ओरिजिनल आर्टिकल आज का ये नहीं है। उसके अलावा डीएनए प्रोफाइलिंग, ये एक थोड़ा नया टॉपिक है आज जो एडिटोरियल सेक्शन में दिया गया है। और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर डीएनए प्रोफाइलिंग का क्या रोल होता है, डीएनए प्रोफाइलिंग होती कैसे है, इसका यूज़ कैसे होता है, मिसयूज़ कैसे होता है, करंटली न्यूज़ में क्यों है, वो सारा हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं एडिटोरियल सेक्शन के अंदर। चलिए जी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बताता चलूं, अभी तो सिर्फ आपके पास 1 या 2 दिन का ही समय बचा हुआ है। आप इस बैच के अंदर एडमिशन ले सकते हो। 8 तारीख से शुरू हो चुका है ऑलरेडी, इसको एक हफ्ता भर हो चुका है। अगर आप अभी एडमिशन लेते हो तो रिकॉर्डेड क्लासेस आपको आराम से मिल जाएंगी, कोई इशू नहीं है। और बहुत ज़्यादा फीस भी हम लोगों ने नहीं रखी है। तो सिर्फ सिलेबस आपका यहाँ पे कवर कराया जाता है पूरा जीएस का और सी सेट का। अगर अभी आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, और इस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए बच्चों, गगनयान पैराशूट्स फॉर री एंट्री कैप्सूल सेंड टू इसरो फैसिलिटी इन बेंगलुरु। देखिए, कोई भी जब बड़ा सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है उसको टेस्टिंग की जाती है। उससे पहले उसके देखिए, सैटेलाइट कोई एक चीज़ तो होती नहीं है। सैटेलाइट के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो यूज़ होते हैं, बहुत सारे सिस्टम होते हैं जो यूज़ होते हैं। उनको आपस में असेंबल किया जाता है, फिर कहीं जाके उसको एक प्रॉपर सैटेलाइट बनाया जाता है, और फिर लॉन्च व्हीकल के अंदर उसको लॉन्च किया जाता है। तो ये जो गगनयान का प्लान हमारा जो हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, हमारा जो स्पेस क्राफ्ट है या जो हमारा जो ये पूरा सिस्टम है, इसके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को जो है उनकी टेस्टिंग की जा रही है। और ऐसे ही एक पैराशूट की टेस्टिंग की गई है जब री एंट्री होती है। मतलब ये देखिए, एक जो हमारा जो व्हीकल होता है वो पहले क्या करता है, हमारे अर्थ स्टेशन से उड़ता है, स्पेस में पहुंचता है, स्पेस में ये जाएगा, कुछ दिन के लिए स्पेस में रुकेगा, 3-4 दिन के लिए, और स्पेस में जाने के बाद ये वापस हमारी अर्थ के ऊपर आता है। और अर्थ के ऊपर जब ये आता है तो डायरेक्टली जैसे हमारे जो प्लेन्स होते हैं वैसे नहीं आता है। ये जब अर्थ के ऊपर आता है तो फ्री फ्लोटिंग होते हुए आता है, फ्री फ्लोट करता है। लेकिन जैसे ये सरफेस के पास पहुंचता है तो हम लोग पैराशूट इसका ओपन कर देते हैं। आपने बहुत बार फिल्मों वगैरह में देखा होगा, लोग स्काई डाइविंग करते हैं, पैराशूट से नीचे आते हैं। तो पैराशूट इसका ओपन हो जाता है और ये आराम से जो है वो सरफेस के ऊपर आ जाता है। इसे हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। अब क्योंकि गगनयान के अंदर जो है इंसान भी जाएंगे, तो उनकी सेफ्टी की रिक्वायरमेंट भी है। तो इस गगनयान के लिए जो पैराशूट का सिस्टम है उसकी टेस्टिंग की जाएगी। और इस पैराशूट के लिए जो कैप्सूल होता है, मतलब जहाँ से पैराशूट ओपन होता है, वो अभी बेंगलुरु की फैसिलिटी के अंदर भेजा गया है, जो इसरो की फैसिलिटी है, ताकि उसकी टेस्टिंग हो सके। ठीक है, ये जो है आपको पता होना चाहिए इस आर्टिकल के बारे में। 10,000 करोड़ रुपए जो है इंडिया के पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, जो कि हमारा गगनयान है, इसको लॉन्च किया गया था 2022 के अंदर। ठीक है, हालांकि 2018 के अंदर ही मोदी जी ने अनाउंस कर दिया था, लेकिन फाइनली 2022 से जो है चीज़ें एक लार्ज स्केल पे स्टार्ट हुई। और हमारा GSLV Mach 3 है, जो कि इंडिया का सबसे एडवांस लॉन्च व्हीकल है, इससे जो है इसको भेजा जाएगा। ये तो बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। और इंडिया अगर ऐसा करता है कि ऑफ कोर्स हम लोग करेंगे भी, इसको ह्यूमन को हम लोग भेजेंगे स्पेस में, तो इंडिया दुनिया का फोर्थ कंट्री ऐसा बन जाएगा जिसने मैंड मिशन वहाँ पे भेजा हुआ है। इससे पहले रशिया, यूएसए और चाइना अपने ह्यूमंस को, एस्ट्रोनॉट्स को वहाँ पे भेज चुका है। ठीक है जी। चलिए, गगनयान के अंदर जो है 5 सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा। वैसे तो ये पूरा कंटेंट फैक्चुअल टाइप की इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जो एक तो फोर्स रॉकेट होगा जिससे हम लोग उसको लॉन्च करेंगे। भैया इसके बिना तो आप जा ही नहीं सकते, है ना। व्हीकल तो चाहिए ना आपको, कोई ना कोई। आप ट्रेन में जाते हो, गाड़ी में जाते हो, साइकिल पे जाते हो, कहीं तो जाओगे ना। तो ये जो रॉकेट होता है जिससे हम लोग उसको भेजते हैं, GSLV Mach 3 सबसे एडवांस है। फिर जो है क्रू मॉड्यूल होता है, जहाँ पे क्रू जो हमारे मेंबर्स जाएंगे, 3 इंडियंस उसके अंदर जाएंगे, जिसमें एक महिला भी होने वाली है। तो ये उसके अंदर बैठेंगे, क्रू मॉड्यूल होगा जिसके अंदर ऑक्सीजन
वगैरह होती है, प्रेशर मेंटेन वगैरह किया जाता है। फिर क्रो मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री टेक्नोलॉजी होती है, केयर इसको कहा जाता है, जिसके अंदर जो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के दोबारा से अंदर री एंट्री करते हैं, तो उसके अंदर प्रेशर वगैरह मेंटेन करना, क्योंकि देखिए जब जब जो व्हीकल है वो एंट्री करेगा स्पेस के अंदर, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर, तो बहुत सारा फ्रिक्शन होता है उसके ऊपर, है ना, वो बर्न हो जाता है, जल जाता है। तो वो प्रेशर वगैरह मेंटेन करना, उसकी स्ट्रेंथ को मेंटेन करना, सारा कुछ वो केयर के द्वारा किया जाएगा। फिर क्रू एस्केप सिस्टम होता है। क्रू एस्केप सिस्टम इज एन इमरजेंसी एक्सीडेंट अवॉइडेंस मेजर डिजाइन टू क्विकली गेट एस्ट्रोनॉट्स एंड देयर स्पेसक्राफ्ट अवे फ्रॉम देयर लॉन्च व्हीकल इफ मैन्युफैक्चरिंग occurs during the initial stage of the launch, है ना। तो अगर बाई चांस कोई खुदा ना खास्ता अगर कोई इंसिडेंट ऐसा हो जाता है, घटना घट जाती है अनफॉर्चुनेट सी, तो उससे उनको बचाने के लिए एक इमरजेंसी एस्केप सिस्टम यहाँ पे बनाया जाता है। कई बार आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा, जो जो जेट प्लेन्स वगैरह होते हैं वो जब एकदम कोलाइड करने वाले होते हैं, उनका इंजन फेल हो जाता है, तो अपने आप को इंजेक्ट कर लेते हैं ना, इजेक्ट कर लेते हैं जो 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 पायलट्स होते हैं। तो ये कुछ कुछ उसी तरह का सिस्टम है। फिर एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड द लाइफ सपोर्ट सिस्टम, क्रू मॉड्यूल कैरिंग ह्यूमन बींग्स must have the conditions inside is suitable for the human to live comfortably. ESLCC will maintain steady cabin pressure and air composition. तो ये जो है केयर सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है, और ये जो ह्यूमंस हमारे वहाँ पे जाएंगे, एस्ट्रोनॉट जाएंगे, तो उनके बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से, प्रेशर के हिसाब से एक अच्छी कंडीशन वहाँ पे वो बनाता है ताकि वो सर्वाइव कर सकें। ये दो चार चीज़ें हमको पता होनी चाहिए GS3 के पर्सपेक्टिव से। इस तरह की चीज़ें पूछ लेता है क्योंकि एक नया बड़ा एक बहुत ही एम्बिशियस सा प्रोजेक्ट है इंडिया का, तो डेफिनेटली आपको इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। चलिए जी। इफ लॉ इज ड्राफ्टेड वेल जुडिशरी वॉन्ट गेट अपॉर्चुनिटी टू ओवरस्टेप शाह। देखिए अगर आपको थोड़ा बहुत पॉलिटी में इंटरेस्ट है या लक्ष्मीकांत पढ़ते हो थोड़ा बहुत, तो आपको ये पता होगा कि कानून के अंदर हर वर्ड, इवन अ सिंगल वर्ड बहुत मैटर करता है। वहाँ पे मस्ट लिखा हुआ है, वहाँ पे शैल लिखा हुआ है, वहाँ पे मे लिखा हुआ है, वहाँ पे एंड लिखा है, वहाँ पे और लिखा है। ये छोटे छोटे वर्ड भी उस कानून की पूरा मीनिंग चेंज कर सकते हैं। और बहुत बार इन जो वर्ड्स का यूज़ किया जाता है जुडिशरी में, मतलब जजिस के द्वारा भी और वकीलों के द्वारा भी अपने केस को रखने के लिए, तो एक छोटा सा शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कानून में, है ना। जैसे हम लोग डीपीएसपी की बात करें, अब डीपीएसपी में अगर वो लिख देता कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दैट डीपीएसपी मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड, तो इसका मतलब ये सरकार को करना पड़ता, ये जस्टिफिएबल हो जाता, लेकिन वहाँ पे मस्ट वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कानून के अंदर। तो अमित शाह जी का ये कहना है कि जब कानून बनाते समय, जब पार्लियामेंट कानून बनाती है या जो लोग कानून बनाते हैं एक्सपर्ट्स लोग, अगर उस समय शब्दों का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा जाए और उसको सिंपल भाषा में बनाया जाए, तो आम आदमी भी उसको समझ सकता है और जुडिशरी उसको मिस इंटरप्रेट नहीं करेगी। बहुत बार जुडिशरी कानून को सिर्फ इसीलिए नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने की पोजीशन में होती है क्योंकि कानून के अंदर कंफ्यूजन होता है, लैंग्वेज में कंफ्यूजन होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजंस होते हैं। तो ये इन्होंने कहा है। और मोदी जी ने, इन्होंने अमित शाह जी ने ये भी कहा है कि जैसे 370 का आर्टिकल की बात की, इन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पे बेसिकली दिया है। जब 370 आर्टिकल को इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो वहाँ पे एक वर्ड का यूज़ किया गया था टेम्परेरी। मान और इस टेम्परेरी वर्ड का यूज़ करके ही सरकार ने 370 को हटाया, क्योंकि उन्होंने ये आर्गुमेंट दिया कि भाई देखिए तो टेम्परेरी था, इसको तो एक दिन हटना ही था, इसलिए हम लोगों ने हटा दिया। अब बाई चांस वहाँ पे ये टेम्परेरी वर्ड ना होता 370 के अंदर, तो इसका मतलब सरकार इसको कभी भी नहीं हटा सकती थी, क्योंकि अगर टेम्परेरी वर्ड नहीं है तो इसका मतलब वो परमानेंट है। तो ये छोटे छोटे वर्ड जो हैं इस तरह से यहाँ पे मैटर करते हैं। और इनका कहना है कि हमारे यहाँ पे जो कानून है वो क्योंकि इंग्लिश में बनाए जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है जो लेजिस्लेचर्स होते हैं, वो जो भावना या जो भी प्रोविज़न इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं उस लेजिस्लेचर के अंदर, वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं क्योंकि कानून हमारे यहाँ पे इंग्लिश में जो है वो बनाए जाते हैं, लिखे जाते हैं। तो इन्होंने ये कहा है। तो बेसिकली एक तरह से जुडिशल रिव्यू की बात कर रहे हैं। जब एक कानून पास हो जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, तो वो कोर्ट के अंदर जाता है, कोर्ट उसको जांचता है, परखता है कि क्या ये हमारे राइट, फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग है भी कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अकॉर्डिंग है भी कि नहीं। अगर वो नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है, हाई कोर्ट के पास भी होती है, ध्यान रखना, कि वो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। मतलब रिव्यू है, एक तरह का रिव्यू है। जैसे आपने कोई मेंस के लिए आंसर लिखा, तो आप उसको किसी एक्सपर्ट को रिव्यू के लिए भेजते हो, है ना, और उस एक्सपर्ट के पास कुछ प्रॉपर स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसके बेसिस पे आपके आंसर को रिव्यू किया जाता है।
ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के पास भी रिव्यू करने की प्रोसीजर होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको अपने मन से रिव्यू नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट के पास भी कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, कुछ स्टैंडर्ड प्रोविजंस होते हैं जिसके बेसिस पे उसको रिव्यू करता है। ठीक है, और वो कौन कौन से प्रोविजन है, जैसे फंडामेंटल राइट्स को वो अगर वायलेट नहीं कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को ब्रीच नहीं कर रहा है, इस तरह की चीज़ें वो देखता है कोर्ट। क्योंकि कोर्ट में कानून से ऊपर नहीं है, कोर्ट को भी बेसिकली प्रोविजंस ही फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये जुडिशियल रिव्यू की जो पूरी पावर है वो आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, 136, 142 और 147 और भी कई सारे प्रोविजंस हैं जिनके के अंदर जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है। ठीक है, चलो। और एक बार जुडिशियल रिव्यू जब हो जाता है तो हमारे दूसरे कोर्ट्स के ऊपर भी वो बाइंडिंग होता है। जुडिशियल रिव्यू के रिगार्डिंग जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे यहाँ पे कई सारे कानून हैं, जैसे आर्टिकल 13 है, ऑफ कोर्स ये तो हमारे फंडामेंटल राइट का पार्ट है। आर्टिकल 32, राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट, ये वाला जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है। आर्टिकल 226 जो है वो हाई कोर्ट को पावर देता है जुडिशियल रिव्यू की। तो ये जो दो कानून है, आर्टिकल 226 इन केस ऑफ हाई कोर्ट एंड आर्टिकल 32 इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बहुत एक्सक्लूसिव हैं फॉर द जुडिशियल रिव्यू। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और आर्टिकल भी हैं छोटे छोटे, इन्हीं का पार्ट है बेसिकली ये भी इनडायरेक्टली जुडिशियल रिव्यू के बारे में ही इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ बात करते हैं। तो ये तो आपके लक्ष्मीकांत का टॉपिक है खैर, लेकिन हल्का सा मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। अगर आपने लक्ष्मीकांत तब तक नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ इस तरह के टॉपिक्स आप लक्ष्मीकांत से पढ़ें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप रिवीजन कर सकते हो थोड़ा बहुत। करंट अफेयर की क्लासेज में हम लोग डिटेल में उसमें नहीं जा सकते। जब आप क्लासेस करते हो तो टीचर आपको जुडिशियल रिव्यू कम से कम 1 घंटे में पढ़ाता है, तो एग्जाम्पल्स वगैरह दे के सारी चीज़ें आपको क्लियर करवाई जाती हैं। तो उसके लिए तो क्लासेस करनी पड़ती हैं आपको थोड़ा बहुत, है ना। चलिए, रेलवे गेट्स अ ट्रैक ऑन द ओवरहोल साइनेज सिस्टम। साइनेज सिस्टम मतलब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे जो साइनेज है वो पहले लैंग्वेज में होता है, आपकी स्टेट लैंग्वेज में अंदर होता है, फिर एक इंग्लिश में होता है, फिर हिंदी में होता है। तो ये साइनेज सिस्टम, अब आप ये मान के चलिए कि जैसे ये साइनेज सिस्टम है यूजली ऑल ओवर द कंट्री जो है वो यूज़ किए जाते हैं। स्टेट के हिसाब से कई बार लैंग्वेज इधर उधर हो जाता है। जैसे अगर आप पंजाब में जाओगे तो आपको यहाँ पे वो पंजाबी देखने को मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश देखने को मिलेगी। तमिल में जाते हो तो तमिल, इंग्लिश और हिंदी, अगर आप जैसे जैसे स्टेट्स के अंदर जाते हो उस तरह से देखने को मिलता है। तो इनको थोड़ा सा चेंज यहाँ पे किया जाएगा, और ये सब चेंजेस होंगे वो कौन सी स्कीम के अंदर होंगे, वो होंगे आपका ये स्कीम, अमृत भारत स्टेशन स्कीम। ठीक है, देखिए एक बात तो माननी पड़ेगी, पिछले कुछ सालों में हमारे यहाँ के जो बस स्टैंड्स हैं और जो रेलवे स्टेशन हैं उनके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। स्पेशली स्वच्छ भारत मिशन के बाद से अगर आप देखो तो सफाई बहुत होने लगी है। भाई उससे पहले इतना कचरा होता था, रेलवे स्टेशन के ऊपर जाने का मन तक नहीं करता था। लेकिन आज अगर आप आज रेलवे स्टेशन को विजिट करते हो, मोर और लेस सभी को विजिट करते हो, काफ़ी अच्छी कंडीशन मैंने तो देखी है पिछले कुछ सालों में, या बस स्टैंड्स वगैरह को विजिट करते हो, ओवरहोल किया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, सफाई वाइज, है ना। कैबिन्स बना दिए गए हैं, पंखे भी चलते हैं, सफाई बढ़िया रहती है, स्टाफ एकदम तैयार रहता है, ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम बहुत साफ़ सुथरा हो गया है, एकदम फास्ट होता है। कई चीज़ें सुधरी हैं यहाँ पे, लेकिन अभी भी कमी है कुछ जिसके ऊपर काम करना है। तो अमृत भारत जो स्टेशन स्कीम है जो कि रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा चलाई गई, इन्होंने यही कहा है कि भाई हम अब कुछ रेलवे स्टेशन के ऊपर ऐसा ज़बरदस्त काम करेंगे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है बढ़िया बनाएंगे, वहाँ पे ज़्यादा टॉयलेट्स जो है इंट्रोड्यूस करेंगे, दिव्यांग्स के लिए अलग टॉयलेट्स हम लोग बनाएंगे, सड़कें वहाँ पे चौड़ी की जाएंगी ताकि जो लोग स्टेशन पे आते हैं प्रॉपर तरीके से आ सकें। जो अनवांटेड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, कोई बिल्डिंग बना दिया किसी ने, कोई दुकान लगा रहा है रोड के ऊपर ही, वो सब वो ख़त्म करेंगे। और जो डिज़ाइन है साइनेज का वो प्रॉपर तरीके से करेंगे ताकि वो दूर से दिखे, रात को समझ में भी आए लोगों को, एक साफ़ सुथरी लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए। और जो पेडेस्ट्रियन का पाथवे होता है, जो पैदल चलने वाले यात्री होते हैं उनके लिए बढ़िया करेंगे, पार्किंग सुविधा अच्छी करेंगे, लाइटिंग वगैरह इंप्रूव करेंगे, और भी बहुत कुछ बोला इन्होंने। रेलवे स्टेशन पे जो है शॉपिंग मॉल खोले जाएंगे, दुकानों के लिए अलग से स्पेस बनाया जाएगा जहाँ पे चाय की टापरी बढ़िया वाली, बुक स्टोर, है ना, वो सब ओपन किया जाएगा ताकि लोग आएँ और थोड़ा बिजनेस भी इम्प्रूवमेंट हो, है ना, लोगों को काम मिले, वो सब चीज़ें यहाँ पे करेंगे। तो ये छोटा सा प्रोग्राम है, तो थोड़ा आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। चलिए जी, 2 दिन टेक्स्ट सेक्शन दिए गए हैं आज के, ऑन सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ द वर्क प्लेस। ये टॉपिक हम लोगों ने बेसिकली जो है लास्ट वीक भी किया था, जब हम लोगों ने ये पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट टू हियर रेसलर्स प्ली अगेंस्ट द बीजेपी एमपी, जो कि WFI के चीफ भी हैं, ब्रिजभूषण जी। तो इनके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आपको पता है जंतर मंतर पे फीमेल रेसलर जो है वो बैठी हुई हैं, उनका ये कहना है कि भैया हमारा सेक्सुअल हरासमेंट होता है ऑन वर्क प्लेस। तब ये टॉपिक मैंने आपको बहुत डिटेल में करवाया था, आप देख भी सकते हो, आपको मैंने अच्छा खासा कंटेंट दिया था 3-4 स्लाइड का। और आज फिर से उसी सेम आर्टिकल के बारे में
टेक्स्ट सेक्शन में दिया है, जो इसीलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी हम इसको थोड़ा कर चुके हैं। बट थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि क्या है, क्या नहीं है। इस समय जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, वहाँ पे ये केस सामने आया है कि भई मोस्टली हमारे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो छोड़ो आप, जो सेंटर के अंदर और जो स्टेट के अंदर जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैं, उनके अंदर इंटरनल सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट के लिए कमेटी बनी ही नहीं हुई है। भाई जब कमेटी ही नहीं बनी तो फीमेल कहाँ पे जाके कंप्लेंट करेंगी, और जब वो कंप्लेंट ही नहीं कर पाएंगी तो उनकी कंप्लेंट का सोल्यूशन कौन करेगा। ये चीज़ अभी सामने आई है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि आप हमें ये बताइए कि जो इंटरनल जो कंप्लेंट कमेटी हैं कितनी बनाई गई, उनके पास कितने केस आए, कितनों का आपने सॉल्यूशन किया। तो इस समय जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है वो पूरी तरह से बैकफुट पे है, क्योंकि ऐसे प्रूफ आए हैं कि भैया उनके अंदर कमेटी है ही नहीं। तो ये बड़ी बात है। अगर ऐसी कमेटी होती तो शायद आज ये नौबत ही नहीं आती कि हमारी फीमेल रेसलर्स को सड़कों के ऊपर बैठना पड़ता जंतर मंतर के ऊपर। तो कमेटी के द्वारा जो है समाधान हो सकता था। बट एनीवेज, लेकिन ये जो वर्क प्लेस के ऊपर जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, इसके लिए हमारे देश में कानून बहुत बाद में बना। लेकिन 1992 में केस आया था, भवानी बनवारी देवी का केस आया था। ये राजस्थान में सोशल वर्कर थी और राजस्थान में एक जगह पे जो है एक साल की बच्ची का जो है चाइल्ड मैरिज हो रही थी। शी वॉज ओनली 1 ईयर ओल्ड। और जब इन्होंने जाके वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, उसको रोकने की कोशिश की शादी को, तो इनका गैंग रेप किया गया अनफॉर्चुनेटली। बहुत बहुत ख़राब इंसिडेंट था वो। 1992 की बात है। और वो जब केस आगे बढ़ा 3-4 साल के बाद, और क्योंकि हमारे देश में कोई कानून तो था नहीं इस चीज़ के लेके, क्योंकि जो बनवारी देवी जी हैं वो तो अपना काम कर रही थी, वो तो ड्यूटी पे थी। तो ड्यूटी पे उनके साथ जो है रेप हुआ। तो 1997 में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू करी सेक्सुअल हारासमेंट ऑन वर्क प्लेस के बारे में, क्योंकि हमारे देश में कोई कानून था नहीं। इस गाइडलाइंस को कहा जाता है विशाखा गाइडलाइंस, क्योंकि स्टैट्यूटरी वैक्यूम था, कानून नहीं था। तो कई सालों तक जो है ये गाइडलाइंस ही काम करती रही। लेकिन फाइनली जाके 2013 के अंदर, मतलब 2007 में वैसे हो गया था, लेकिन 2013 में फिर से अमेंडमेंट किया गया। और आज जो हमारे पास सेक्सुअल हारासमेंट ऑन वर्क प्लेस का जो कानून है, वो इसी अमेंडमेंट के बेसिस पे काम कर रहा है। इसे हम लोग पोश भी कहते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हारेसमेंट, पोश एक्ट। तो ये तो आपको मैंने बता दिया। पोश एक्ट के अंदर कौन सी एक्टिविटी को सेक्सुअल हारेसमेंट की कैटेगरी में रखा गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर कोई अनवांटेड अनवेलकम फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है, सेक्सुअल एडवांसमेंट होती है, डिमांड ऑफ और रिक्वेस्ट होती है फॉर द सेक्सुअल फेवर्स। कई बार होती है ना, जो ऑफिस में जो बॉस होते हैं, सीनियर होते हैं, वो सेक्सुअल फेवर्स की डिमांड करते हैं जो वीमेन एम्प्लॉयज़ होती हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में। मोस्टली इनडायरेक्टली वे में होता है। उनको धमकाया जाता है कि आपको प्रमोशन नहीं मिलेगी अगर आप सेक्सुअल फेवर नहीं करोगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ज़बरदस्ती पोर्नोग्राफी वगैरह दिखाई जाती है। ये वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है कैटेगरी में रखी गई हैं। एम्प्लॉयज़ की जब बात करते हैं तो एम्प्लॉय कौन होगा? जो फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं वो तो एम्प्लॉय हैं ही। उसके अलावा जो डेली वेज अर्नर्स होती हैं, जैसे मान लो मनरेगा वर्कर्स हो गई, एड ओक जो टेम्परेरी बेसिस पे काम करती हैं महिलाएं, वो भी हो गई। जो इंटर्न्स होती हैं, अप्रेंटिस होती हैं, रेगुलर टेम्परेरी कॉन्ट्रेक्चुअल, मतलब किसी भी तरह से अगर एक महिला किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, उसे एम्प्लॉय माना जाएगा। ठीक है। और किसी भी तरह का वर्क प्लेस, चाहे फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो, वो वर्क प्लेस माना जाएगा, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो। ये चीज़ें जो है वो कही गई थी। एक जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट इस बिल के अंदर थी, एक्ट के अंदर है, वो ये है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी पड़ती है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर कोई महिला का हरेसमेंट हो रहा है तो वहाँ पर जाके कंप्लेंट कर सकती है। ये जो इंटरनल कंप्लेंट कमिटीज़ होती हैं, ये एक वीमेन के द्वारा हेड की जाएंगी। उसके अलावा वहाँ पे एक एनजीओ वर्कर होगी जो इसका 5 साल का एक्सपीरियंस होता है, और 1-2 महिलाएं और भी होती हैं। बेसिकली 5 मेंबर की कमेटी होती है। ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लेकिन ये जो अभी दिक्कत क्या है, अभी दिक्कत ये है कि इंडिया में आपको मैंने बता ही दिया, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी हैं, 30 नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन हैं, जिनमें से 16 के अंदर, मतलब आधी से ज़्यादा के अंदर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है ही नहीं। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आता है। अरे भाई, जब सरकारी होते हुए आपके पास कमेटी नहीं है तो प्राइवेट कंपनी से आप क्या ही उम्मीद रखोगे यार। और उनसे क्या ही उम्मीद रखोगे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हो रहा है।
क्योंकि ऐसी प्रोटेक्शन महिलाओं को है ही नहीं, जिसकी वजह से वो बेचारी कंप्लेंट ही नहीं कर पाती। और अगर वो कंप्लेंट कर भी देती हैं तो उनकी प्राइवेसी बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। अगर आज कोई महिला कंप्लेंट कर रही है तो कानून ये कहता है कि उसकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। उसको जॉब से निकाल दिया जाता है, उसकी सैलरी डिडक्शन कर दी जाती है, उसको गलत नज़रिए से देखा जाता है, उसी के ऊपर लांछन लगाए जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार वर्क प्लेस के ऊपर। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी सरकार से जवाब मांगा है। लेट्स होप इसका आगे क्या रहता है वो थोड़ा देखेंगे। व्हाट आर द गैप्स इन द एईपीएस ट्रांजैक्शन मॉडल, ये नेक्स्ट आर्टिकल है। एईपीएस का मतलब होता है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। अभी जो हमारा पेमेंट सिस्टम है वो कैसे होता है? आप एटीएम में आप एटीएम जाते हो, अपना एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हो, ठीक है, आप वहाँ पे पिन डालते हो, पिन डालने के बाद जो है आप पैसे निकाल सकते हो। ये नॉर्मल सिस्टम होता है। यूपीआई के थ्रू आप जब पेमेंट करते हो गूगल पे वगैरह से कैसे करते हो? आपने जो है उस कोड को स्कैन करते हो, कोड को स्कैन करने के बाद आपका पिन डालते हो और पिन डालने के बाद फिर आप पेमेंट करते हो। तो ये क्या है कि डबल ऑथेंटिकेशन सिस्टम होता है ना? आपके पास ओटीपी भी आता है, आप ओटीपी डालते हो। तो ये ऐसा सिस्टम होता है। लेकिन एक होता है आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, आपका जो डबल जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम है वो काम नहीं करता है। इसमें सिंपली क्या होता है, जैसे जो पॉइंट ऑफ सेल होता है, डिवाइस होती हैं, और या जो माइक्रो एटीएम्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे आपकी जो बायोमेट्रिक जो डिटेल होती है, जो आधार कार्ड के अंदर ही होती है, उसका यूज़ करके पैसे को विड्रॉ किया जा सकता है। आपके पास ओटीपी नहीं आता है, मैसेज में कंफर्मेशन का मैसेज नहीं आता है। जो आधार में आपने अपना फिंगरप्रिंट दिया हुआ था, उसी फिंगरप्रिंट को यूज़ करके डायरेक्ट पेमेंट यहाँ से निकाल ली जाती है। राइट, ये होता है आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। अब ये थोड़ा सा इसको मैं कर देता हूँ। अब आप समझोगे न्यूज़ में क्यों है। देखिए, अभी पूरे देश में हर जगह पे नहीं है ये, कहीं कहीं पे इम्प्लीमेंट इसको किया जा रहा है कुछ ही बैंकों के द्वारा। ये यूजली इसलिए किया जाता है कि जो जो अनपढ़ आदमी होता है, जो इलिटरेट होता है, जिसको ज्ञान नहीं है, पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो वो आदमी ओटीपी वगैरह मैच नहीं कर सकता, वो मैसेज वगैरह प्रॉपर्ली नहीं पढ़ सकता, वो सारी चीज़ें करके, तो उसके लाइफ को ईजी बनाने के लिए बेसिकली ये सब किया गया था। लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि ये जो फिंगरप्रिंट है जो आधार के अंदर दिए गए हैं, ये स्कैमर्स के हाथ में पहुंच गए। और वो क्या करते हैं, आपके फिंगरप्रिंट को सिलिकॉन जो चिप होती है ना, उसके ऊपर ले लेते हैं और उस सिलिकॉन चिप को अपने अंगूठे के ऊपर लगाते हैं। और क्योंकि उसके ऊपर आपका फिंगरप्रिंट होता है जो कि आधार के डेटाबेस से लिया गया है, उसको वो मिनी एटीएम में डालते हैं और पैसे विड्रॉ कर लेते हैं। क्योंकि ओटीपी वगैरह तो आता नहीं है उस केस में, डबल ऑथेंटिकेशन तो होता नहीं है ना? तो ये इशू हुआ। और ये इशू इसीलिए हुआ कि एक काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं पुष्पेंद्र सिंह जी, और इनकी माता जी का पूरा भैया बैंक अकाउंट ही खाली करवा दिया गया। क्योंकि इनकी माता के अकाउंट से पैसे तो निकल गए फिंगरप्रिंट का यूज़ करके, लेकिन उनके पास ओटीपी आया ही नहीं, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हुआ ही नहीं। अब इसीलिए जो है ये थोड़ा सा यहाँ पे न्यूज़ में है। ठीक है, क्या ये डिफ़ॉल्ट होता है? कुछ केसेस में डिफ़ॉल्ट होता भी है, कुछ केसेस में डिफ़ॉल्ट होता नहीं है। इसके बारे में अभी ऐसा कोई यूआईडी वगैरह ने खास इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो आधार के अंदर जो डेटा है इसका काफ़ी ब्रीच हुआ 2018, 19 और 2022 में डेटा लीक हुआ। अरे भाई, कुछ साल पहले तो हमारे जो यूआईडी के जो चीफ हुआ करते थे, उनके डेटा ही लीक कर दिया गया था ट्विटर के ऊपर, और उनको खुलेआम चैलेंज किया गया था कि आपके डेटा को हम लोग कभी भी चोरी कर सकते हैं। कोई फ्रेंच हैकर था और उसने उनको चैलेंज किया था। इवन उनके अकाउंट में उन्होंने 1 रुपया भी डलवा दिया था। ये, लेकिन सरकार ने कभी नहीं कहा कि डाटा का आधार का डेटा जो है वो ब्रीच हुआ है। और सरकार तो यही कहती है भाई पूरी तरह से सेफ है एंड ऑल दैट। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे हैं। हाउ डू यू सिक्योर योर आधार बायोमेट्रिक डेटा? अब आपके डेटा का मिसयूज़ ना हो तो आप कैसे कर सकते हो, उसको किस तरह से कर सकते हो? पहली बात, इन्होंने ये कहा कि आधार की वेबसाइट पे जाके अपने आधार नंबर को ब्लॉक करिए। मतलब इससे आधार ब्लॉक नहीं होगा, आपका जो सिर्फ फिंगरप्रिंट है वो ब्लॉक होगा, कोई और उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। अब माई बाई चांस मान लो आपको फ्यूचर में दोबारा से फिंगरप्रिंट का यूज़ करना पड़े, तो आप उसको वेबसाइट पर जाके अनब्लॉक कर सकते हो, तो कोई और उसका यूज़ नहीं करेगा। तो ये इन्होंने बेसिकली हमें सोल्यूशन बताया है। तो यार बेसिकली बात ये है कि चोर सिपाही का खेल चल रहा है। ठीक है, चोर आपसे 2 कदम आगे है, उसको आपके सारी चीज़ें पता ही हैं। ठीक है, आप क्या करते हो कैसे नहीं करते हो, उसके पास सब कुछ होता है भाई। तो इसीलिए हमें बहुत विजिलेंट रहना पड़ता है। तो आपको एक ऐसे सिपाही की तरह काम करना पड़ता है। हर चीज़ हम लोग बैंक या गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डाल सकते कि वो हमारे आएंगे रेस्क्यू करेंगे। ठीक है, बहुत बार अपनी मदद खुद करनी पड़ती है। तो ये बेसिकली जो है उसकी बात कर रहा है। ठीक है जी, चलिए। आज का जो एडिटोरियल है, एडिटोरियल क्या कहता है? एडिटोरियल कहता है यहाँ पे इसके बारे में, ये डीएनए रिपोर्ट एज एविडेंस। ठीक है,
ये मामला कुछ दिन पहले भी आया था। और जैसे हमने कई बार फिल्मों वगैरह में देखा होगा, हॉलीवुड या बॉलीवुड की, जब कोई क्राइम सीन होता है, किसी का मर्डर होता है या कुछ भी, या कई बार जो है अनफॉर्चुनेटली रेप वगैरह होता है, तो उस केस में क्या होता है, वहाँ के एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं। आपने देखा होगा टीवी वगैरह में, है ना। और एविडेंस किस तरह से कलेक्ट किए जाते हैं, वो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए टीम आती है, उसके अंदर कुछ पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, कुछ लेबोरेटरी के से जो है एक्सपर्ट्स होते हैं। इस तरह से वो आपके सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं। और वो जो डीएनए, यानी कि किसी का नाखून, किसी का बाल या किसी का ब्लड सैंपल वगैरह, वो कलेक्ट किया जाता है, फिर वो लेबोरेटरी में जाता है। उस लेबोरेटरी में उससे डीएनए निकाला जाता है, उस डीएनए की प्रोफाइलिंग की जाती है, और फिर ये उस बंदे से मैच किया जाता है जिसके ऊपर शक होता है। अगर वो मैच हो जाता है, इसका मतलब वो आदमी वहाँ पे प्रेजेंट था। अब ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के इसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है। मान लो किसी का रेप हुआ, अनफॉर्चुनेटली रेप होने के बाद जो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड ये कह सकता है मैं तो वहाँ था ही नहीं, मैंने तो रेप किया ही नहीं, मैं तो तब अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे गया हुआ था। अब उसने तो बोल दिया, तो डिनाई करेगा। लेकिन जब वो आदमी रेप करता है तो उसका कुछ डीएनए वहाँ पे छूट जाता है। हो सकता है जो लड़की स्ट्रगल कर रही है तो कुछ उसका कोई बाल, कोई नाखून या स्पर्म, कुछ ना कुछ तो वहाँ पे रहेगा ही ना। अब उसका सैंपल किया जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं डीएनए प्रोफाइल। अब उस डीएनए को जो उस स्पॉट पे मिला है, उस पर्सन के डीएनए से मैच किया जाता है। अगर वो मैच किया जाता है तो उसको धर लिया जाता है, क्योंकि भाई आप वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो डीएनए प्रोफाइलिंग इज अ स्टेट ऑफ एन आर्ट प्रोसीजर दैट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूनिक जेनेटिक मेकअप। क्योंकि हर आदमी का जेनेटिक मेकअप बिल्कुल डिफरेंट होता है। इवन जो ट्विंस होते हैं, उनके अंदर भी कुछ जेनेटिक मेकअप थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो हर किसी का जेनेटिक मेकअप डिफरेंस, कोई ये नहीं कह सकता ये सर मेरा नहीं है, मैं नहीं था, ये तो मेरा किसी और के साथ मैच कर गया। ऐसा नहीं होता है। हर किसी का बिल्कुल यूनिक होता है। तो फोरेंसिक जो साइंटिस्ट होते हैं वो उस डीएनए प्रोफाइल जो फाउंड होता है, मिलता है वहाँ पे, उसको कंपेयर करते हैं। अगर वो मैच नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर वो मैच हो जाता है तो उसको पकड़ लिया जाता है। ये बेसिकली डीएनए प्रोफाइलिंग होती है। वेस्टर्न कंट्रीज में इसका बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और अमेरिकन जस्टिस सिस्टम को तो डीएनए प्रोफाइलिंग ने पूरी तरह से चेंज ही कर दिया। इतने सारे लोग जो वहाँ पे कई कई सालों से जेल में पड़े हुए थे, 10 साल 15 साल, एक आदमी तो वहाँ पे इवन 40 साल से जेल में था। उसने वो क्राइम कमिट किया ही नहीं था, क्योंकि जब उसने वो केस कमिट किया उस समय डीएनए प्रोफाइलिंग हुआ नहीं करती थी। अभी जब उसको देखा गया 40 साल के बाद, तो वो इनोसेंट था। ऐसे कई सारे केस जो है अमेरिका और ब्रिटेन वगैरह में देखने को मिलते हैं। ये डीएनए प्रोफाइलिंग इंडिया में भी यूज़ की जाती है, ये टेक्निक। ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, मतलब ये आर्टिकल तो आप पढ़ोगे आपको समझ में आ ही जाएगा। इस पूरे दिक्कत ये है कि कई बार जो डीएनए कलेक्ट किए जाते हैं वो ओपन सिस्टम से कलेक्ट किए जाते हैं। ओपन सिस्टम मतलब किसी खेत में या कहीं पे भी क्राइम हुआ है, किसी सड़क पे क्राइम हुआ है। अब सड़क पे तो बहुत सारे लोग आते जाते हैं, है ना। तो जरूरी नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ उसी आदमी, और डीएनए ना कंटेमिनेट हो जाता है। ठीक है। उसके अंदर सोइल से जो मॉइस्चर होता है या जो एसिड्स होते हैं उसको एब्जॉर्व कर लेता है। तो डीएनए, जब तक डीएनए को आप कलेक्ट करते हो तो वो पोल्यूट हो जाता है, कंटेमिनेट हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब क्राइम कमिट हो तो कुछ देर के अंदर ही वो सैंपल जो है कलेक्ट होना चाहिए, और तुरंत के तुरंत लेबोरेटरी में जाना चाहिए। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी 3 लोगों को रिहा कर दिया, ये कह के कि उनका जो डीएनए सैंपल था वो फुल प्रूफ नहीं है। ये एक मध्य प्रदेश का केस था, एक इस तरह का केस था, एक रेप का केस था, उसमें उनको छोड़ दिया गया। ये कह के कि डीएनए जो कनेक्शन है, और वो डीएनए कलेक्शन एंड द सीलिंग ऑफ द सैंपल सेंट फॉर द एग्जामिनेशन वर नॉट फ्री फ्रॉम द सस्पेक्ट। ठीक है। अब वो सैंपल जब पुलिस लेके आती है, पुलिस उस सैंपल को कलेक्ट करती है, फिर उसको कुछ दिन के लिए थाने में रखती है, जैसा इस केस में हुआ, 3 दिन के लिए उसको थाने में रखा गया। फिर उसको लेबोरेटरी में भेजा गया। अरे भाई तब तक तो टेम्परिंग हो सकते हैं ना, बहुत कुछ हो सकता है। उस चक्कर में कि उसने छोड़ दिया। तो कैसे ही होता है, इन्होंने ये पहले तो ये बताया। जो पहला रिस्पॉन्डर होता है ऑन द सीन ऑफ द क्राइम टू एंश्योर दैट द बायोलॉजिकल सैंपल इज ड्राइड अंडर रूम टेम्परेचर एंड सील्ड इन अ पेपर, नोट प्लास्टिक बैग। पेपर के अंदर होना चाहिए, प्लास्टिक बैग के अंदर नहीं होना चाहिए। सैंपल शुड बी फ्री फ्रॉम एनी कंटेमिनेशन ड्यू टू ह्यूमिक एसिड। ठीक है जी। विच इज प्राइमरली कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ द सोइल। तो मिट्टी के अंदर जो एसिड होता है वो कंटेमिनेट कर देता है, राइट। और नो अदर ह्यूमन कॉन्टैक्ट शुड बी अलाउड। यही तो बात हो रही है सारी यहाँ पे। अब मान लो सड़क है, सड़क के ऊपर कुछ क्राइम हुआ, राइट, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई, या किसी को जानबूझ के मार दिया गया, और वहाँ पे तो बहुत सारे लोग आते जाते हैं। तो इतने सारे लोगों के कई बार डीएनए मिक्स भी हो जाते हैं, है ना। तो उससे प्रॉब्लम होती तो है ऑफ कोर्स। और ये जो डीएनए सैंपल्स वगैरह होते हैं, ब्लड सैंपल्स होते हैं, वो एक खास तरह की यूनिट होती है, एक पाउच सा होता है जिसके अंदर इसको कलेक्ट किया जाता है।
हाँ, आप नॉर्मल कंटेनर के अंदर उसको नहीं कर सकते हो। और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसको इंश्योर करना पड़ता है कि वो जल्दी से जल्दी फोरेंसिक लैब के अंदर पहुंचे। ये सारी चीज़ें की जाती हैं। फोरेंसिक लैब में पहुंचने के बाद वो डीएनए मटेरियल को सेपरेट किया जाता है दूसरे डीएनए मटेरियल से, प्रोटीन से, लिपिड से, सेल डेब्री, आरएनए वगैरह से सेपरेट किया जाता है। और अगर वहाँ पे बहुत सारे डीएनए होते हैं तो एक मशीन यूज़ की जाती है, एसटीआर, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, जिसमें जो अनवांटेड डीएनए है उसको सेपरेट कर दिया जाता है। तो ये बेसिकली पूरा प्रोसेस होता है। एग्जाम में आपसे ऐसे प्रोसेस नहीं पूछेंगे, सिर्फ एज अ कॉन्सेप्ट पूछेंगे डीएनए प्रोफाइलिंग का एंड ऑल दैट। वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अब वही है, कंटेमिनेशन वाली प्रॉब्लम यहाँ पे है ना? तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जो डीएनए प्रोफाइलिंग है इसका एग्जैक्ट 100% इसको फुल प्रूफ नहीं मानता है। और ये जो डीएनए प्रोफाइलिंग है बहुत बार यूज़ की जाती है जो कोई बच्चा होता है उसके पेरेंटहुड को प्रूफ करने के लिए। और ये केस अभी थोड़े दिन पहले भी आया था दिल्ली हाई कोर्ट में, और दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा था कि भैया ये डीएनए जो टेस्ट किया जाता है बच्चे की लेजिटिमेसी चेक करने के लिए, उसको हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, है ना? कि जो बच्चा होता है कि वो माँ बाप का है भी कि नहीं। तो वो दिल्ली का केस था जिसमें वो जो फादर था उसने ये कहा था कि वो जो बेबी है उसका नहीं है, उसकी वाइफ का किसी के साथ चक्कर चल रहा था, अफेयर चल रहा था, और वो उससे बच्चा हुआ है। तो वो उस केस में वो हुआ था। तो डीएनए प्रोफाइलिंग वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है उस तरह के केसेस में काफ़ी ज़्यादा। वेस्टर्न कंट्री में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इंडिया में तो इसको खैर फुल प्रूफ लोग मानते नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे होती हैं। तो थोड़ा सा डीएनए प्रोफाइलिंग के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे एक टेक्स्ट सेक्शन दिया गया है, ये वाला किधर गया जी, ये वाला, ठीक है। व्हाट इज अ ट्रांसफॉर्मर एंड द मशीन लर्निंग मॉडल दैट पावर्स जी चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के बारे में हम लोग काफ़ी बात पहले भी कर चुके हैं, इसको यूज़ भी कर चुके हैं। तो वो चैट जीपीटी काम कैसे करता है, एक्चुअली जो मशीन लर्निंग होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो अंदर में कैसे काम करती है, कैसे मशीनें सीखती हैं एक दूसरे से और अपनी पास्ट हिस्ट्री से सीखती हैं, तो वो थोड़ा सा इसके बारे में बताया गया है। अ, बीच में ये हफ्ते में इस आर्टिकल को हम बीच में यूज़ डेफिनेटली इसको मैं कवर करूँगा। जिस दिन अच्छे एडिटोरियल नहीं आते हैं, स्पेशली सैटरडे को खास पेपर में कुछ आता नहीं है, तो सैटरडे को हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर संडे को जो हम लोग साइंस एंड टेक वाला पर्सपेक्टिव करते हैं वहाँ पे मैं इसको यूज़ करूँगा। तो ये आर्टिकल मैंने खुद के फ्यूचर के लिए मतलब रखा हुआ है, लेकिन अगर आपके पास समय है, आपके पास द हिंदू की कॉपी है फिजिकल फॉर्म में या पीडीएफ फॉर्म में, तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।